भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश संगठन के द्वारा जो नाम सुझाए गए थे उस पे उन्होंने स्वीकृति दी है और हम तीसरा उम्मीदवार। कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है बीजेपी ने। कांग्रेस तो अपने खुद ही के अंतर्द्वंद से वैसे ही परेशान रहती है, भाजपा का कोई लेना देना। सर बीजेपी के बहुत सारे मंत्री विधायक बाहर निकले जिन्होंने ये कहा कि कई ऐसे हैं जो संपर्क में हैं या कई ऐसे हैं जिनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर 48 अभी एक्स्ट्रा वोट आपके पास है, 10 और चाहिए, तो इसको लेकर तो रणनीति बीजेपी, क्योंकि बिना रणनीति के तो बीजेपी कोई काम करती नहीं है। देखिए, कांग्रेस में उनके वोट उनके साथ क्यों नहीं है ये उनकी चिंता का विषय है। हमारे वोट हमारे साथ है, ये बात है। 10 और वोट जो 48 के अलावा चाहिए तीसरे कैंडिडेट को राज्यसभा पहुंचाने के लिए, वो उसको लेकर सर क्या कुछ रोड मैप रणनीति तैयार की गई है सर? उसको लेके चिंता करेंगे, अभी तो आज फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद चिंता करेंगे। सर तीसरा प्रत्याशी बीजेपी का ही बन रहा है राज्यसभा से, या फिर तीसरा प्रत्याशी मतलब तीनों सीटें बीजेपी ही जीत रही है सर? हम तीसरा कैंडिडेट को राज्यसभा के पार्टी उतार रही है और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। मजबूती के साथ। सर पहले से रणनीति तैयार हो गई होगी, इसीलिए सर बहुत सारे नामों पर मंथन हुआ, लेकिन एक नाम अति पिछड़ा वर्ग से अब सर एक बड़ा संदेश भी दिया गया इसके माध्यम से। तो देखिए तीसरा प्रत्याशी हेमंत जीत खंडेलवाल रहा है, बहुत ये बड़ी बात। सधे हुए शब्दों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमने अपना काम किया गया, अब हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तरह चुनाव होगा। हाँ, उन्होंने बड़ी बात ये भी कही कि अब आने वाले वक्त में देखेंगे किस तरीके से रणनीति बना के बाकी वोटों को लाया जाए, मगर हमारे पास पर्याप्त वोट है, 48 वोट तो हैं, 10 और यहाँ वहाँ से जुगाड़ करेंगे, मगर कैसे करेंगे इस बारे में हम आगे बताएंगे। बिल्कुल। और रितेश जी, मेरा जो सवाल था आपसे, मैं उसका जवाब चाहूंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने आज एक इतिहास बनाया है मध्य प्रदेश के भीतर। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब वनवास के समय वन में गए तो वंचित और सामाजिक समरसता का वंचितों को गले लगाने का जो काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो निषाद वंश माझी समुदाय से मैं आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता को इतने महत्वपूर्ण जवाबदारी के लिए चुना है। वास्तव में मैं भाव विह्वल हूं, मेरी ऐसी सोच नहीं थी, क्योंकि पूर्व में ही मुझे 1 महीने पहले मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया था। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने जो हमें जवाबदारी दी है, निश्चित ही मैं भाव विह्वल हूँ और आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस जवाबदारी का मैं 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको निभाऊंगा। महेश केवट को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं तीसरी सीट पर। इन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस ने बीजेपी ने पूरी तरह से कर ली है, लेकिन कांग्रेस से हम लगातार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को आपने सुना, महेश केवट को, जो कह रहे हैं मेरी सोच से परे जिम्मेदारी दी गई है और मैं इस जिम्मेदारी पर जो पूरा निर्वहन है वो करता हुआ नजर आऊँगा। उम्मीद है कि वे राज्यसभा जाने को लेकर बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने फिर एक एंगल इसमें ढूंढ लिया है, जिस तरीके से केवट समुदाय के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, तो देखिए वो भी वहीं राम की बात कर रहे हैं कि राम ने जिस तरीके से केवट और मछुआरे समुदाय को सहारा दिया था, तो उस वक्त इसी तरीके से फिर एक केवट और मछुआरे समुदाय को बीजेपी ने सहारा दिया। तो फिर तो 2 चीजें हो गई। यहाँ बीजेपी ये कहेगी कि भाई ये लोग राम का साथ नहीं देते हैं इसलिए केवट को वोट नहीं कर रहे हैं, और जो करेंगे वो कहेंगे कि देखिए ये राम के साथ वाले हैं इसलिए वोट कर दिया। लेकिन वहाँ कांग्रेस भी बड़ी बात कर रही है, भाई गांधीवादी और गोडसेवादी विचारधारा और प्लस महिला कैंडिडेट। आप भाई आरक्षण की बात कर रहे थे, यहाँ जिताइए महिला को। तो सबके मजेदार चीज है कि सबके अपने अपने तर्क हैं और सबके अपने अपने तर्क से प्रभावित करने की अदा है, मगर कौन कितना प्रभावित होता, मगर प्रभावित करने के लिए अभी तो सबसे बड़ी चीज वो 10 एमएलए हैं। वो 10 एमएलए कौन है, बीजेपी कहां से उनको छांटेगी, कहां से लेके आएगी, और वो 10 एमएलए कौन है जो क्रॉस वोटिंग संभावित तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित ही चुनाव बहुत रोमांचक हो गया है। यदि महेश केवट जीत जाते हैं तो निश्चित
निश्चित ही बीजेपी और मुख्यमंत्री का कद बहुत बढ़ेगा। और यदि मीनाक्षी जीत जाती हैं तो मध्य प्रदेश के जो 2 युवा नेता हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, बिल्कुल उनका कद बढ़ेगा। बिल्कुल। रितेश जी, क्या अब मैं जिस सवाल का जवाब चाह रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का असंतोष बहुत गहरा है, यही कारण है कि बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश में? मैं बहुत गंभीरता से 2 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से राग अलाप रही कि मध्य प्रदेश में 33% आरक्षण देने की बात पूरे राष्ट्रीय राजनीति पर कर रहे हैं। ये स्वर्णिम अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दिखा सकती है कि उसकी कथनी और करनी में एक रूपता है। ये समय है जब पूरे देश की महिलाओं के अंदर ये भावना प्रफुल्लित होगी, पुलसित होगी कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन के रूप में पूरे देश की महिलाओं का अस्तित्व दांव पर है। 33% आरक्षण में 3 सीटों पर 1 सीट पर दे के मीनाक्षी नटराजन को भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति के ऊपर और मातृ शक्ति का जो सम्मान फाइलों पर, मंचों पर कहा जाता है, बिल्कुल। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2018 में 3 सीटें, 3 वोट तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जुगाड़ पाई थी और अब 2026 में उसे 8 से 10 वोट का जुगाड़ करना है। तो अपने आप में बहुत संदेहास्पद है कि आप 3 का जुगाड़ नहीं कर पाए थे, अब आपको 10 का करना है। तो ये दिन में सपने देखने ऐसी बात है। कांग्रेस पूरी एकजुट है और लगभग 100% विधायक सभी मीटिंगों में उपस्थित हो रहे हैं। जो इक्का दुक्का नहीं है उनसे, वो हमारी पार्टी के संपर्क में है, वो बहुत जल्दी मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। तो लगभग कांग्रेस पूरी एक सूत्र पर पिरोई हुई दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी दूरी बना रखी है और इंदौर में जो खींचातानी के माहौल दिख रहे हैं उसकी हवा पूरे प्रदेश में जा रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी बातों का जवाब अजय जी दें। अजय जी, देखिए, महिलाओं की बात मेरे मित्र रितेश जी ने की है। तो रितेश जी की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 महिलाओं को, माया नौरिया जी, कविता पाटीदार जी, सुमित्रा बालूजी जी, अभी उच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर लिया। कांग्रेस से पूछ लीजिए कि कांग्रेस ने भी 2 राज्यों में कैबिनेट बनाई है, केरला में और कर्नाटक में इनका मंत्रिमंडल नया गठित हुआ है। कितनी महिलाओं को इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया? भारतीय जनता पार्टी ने इंश्योर किया कि 33% रिजर्वेशन होने के पहले ही हमने महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व उच्च सदन में देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी आज तो हमने एक अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से उसको भी सदन में पहुंचाने के लिए संकल्प। मतलब पहले दे दिया तो धौली जी अब नहीं देना है, बस पहले जो दे दिया वो दे अभी दिया। और नहीं, वो कहेंगे जब सदन में 33% आरक्षण के लिए आपको साथ देना चाहिए था, तब कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण का विरोध कर दिया। तो फिर इस तरफ चले जाएंगे, डिबेट फिर आरक्षण पर केंद्रित हो रखेंगे। ये भाजपा की महिला है, अभी कर्नाटक में कैबिनेट बनी है, केरल में कैबिनेट बनी है। लेकिन ये फिर अब हम सिर्फ आरक्षण पर केंद्रित ना होकर के हम राज्यसभा पर वापस आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2020 का बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में नामांकन फाइल करने के लिए महेश केवट निकलने वाले हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन, उसके बाद महेश केवट भी नामांकन दाखिल करेंगे। मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दाखिल जो है वो कर दिया गया और अब से कुछ देर बाद महेश केवट भी नामांकन करने वाले हैं। कांग्रेस विधायक प्रस्तावक बनेंगे। उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। 40 विधायकों के 4 फॉर्म में जो साइन हैं वो कराए गए हैं और उसके बाद ये नामांकन मीनाक्षी नटराजन का यहां हो चुका है। लेकिन अब से कुछ देर बाद महेश केवट भी रवाना होने वाले हैं। मगर रितेश जी, जिस ऑपरेशन लोटस का आप जिक्र कर रखेंगे, 2020 में एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है कांग्रेस को। क्या उस झटके के जो मानसिक प्रेशर के, दबाव के, उससे कांग्रेस उबर पाई है और अब ये लग रहा है कि भाई इस बार कुछ नहीं होगा, हमको हमारे विधायकों पर भरोसा है, विश्वास है, और अगर है तो ये तय करिए कि भाई फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी? ये सवाल तो मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि यदि इतना विश्वास था तो वो गुजरात और कर्नाटक लेके क्यों घूम रहे थे? अगर इतना विश्वास था तो आपने महाराष्ट्र में जब हुए जो बागी विधायक हो उनको आप यहाँ वाले के क्यों घूम रहे थे? रिसोर्ट की पॉलिटिक्स पूरे देश में चालू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष से सवाल पूछेंगे तो जवाब कौन देगा? जिनने लोकतंत्र की महिलाओं को किस मुंह से सवाल पूछेंगे? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उड़ान शुरू हो चुकी है अभी से ही आरिफ मसूद रवाना हो गए हैं उधर। मैं रोक रहा हूं इस वक्त तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की। अजय जामवाल क्षेत्रीय संगठन मंत्री और
महेंद्र सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, यानी बीजेपी अब बड़ी रणनीति पर मंथन करती हुई नजर आ रही है। पहले मुख्यमंत्री आवास और उसके बाद अब बीजेपी दफ्तर में यह रणनीति तैयार हो रही है। क्या होने वाला है ब्रजेश जी? की बात करेंगे और मन कुल मिला के तैयारी है। जो नामांकन फॉर्म वगैरह महेश केवट जी को भरना है उसको सब देखा जाएगा और फिर यहाँ से सब एक साथ रवाना होंगे विधानसभा की तरफ, जहाँ पे मीनाक्षी नटराजन का आपने बताया कि नामांकन भर दिया है। कई सारे विधायक 4 सेट भरे गए हैं। 4 सेट इसलिए भरे जाते हैं कि एक सेट में गड़बड़ी हो जाए तो दूसरा आ जाए, दूसरे में गड़बड़ी हो जाए, कुछ चूक हो जाए तो तीसरा हो जाए, तो कुल मिला के नामांकन खारिज नहीं होना चाहिए। तो 4 सेट भरे हैं और सभी विधायक प्रस्तावक बने, 40 विधायकों ने दस्तखत किए हैं उस पर। और अब इसके बाद जब वो वहाँ से रवाना होंगी तो मुझे लगता है यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दल बल के साथ, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय प्रचारक अजय जामवाल और तमाम प्रदेश अध्यक्ष के साथ अब जाएंगे वहाँ पे विधानसभा। तो यहाँ अब नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी होगी। तो फिलहाल यहाँ सब पहुँच गए हैं पार्टी दफ्तर। अब किसी वक्त 12:30 बजे का वक्त उन्होंने दिया हुआ है वहाँ पे, 12:30 बजे पहुँच के नामांकन भरा जाएगा। बिल्कुल, तो 12:30 बजे नामांकन होगा। रितेश जी, आप अपनी बात कर रहे थे, कंप्लीट करिए, फिर मैं अजय जी करूंगा। रितेश जी, मैं यही कह रहा हूँ पूरी कांग्रेस एकजुट है और पूरी सशक्त तरीके से कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। इनकी कथनी और करनी का भेद है। रिजॉल्ट पॉलिटिक्स शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और शुरू में इन्होंने कहा कि हम 2 ही प्रत्याशी उतारेंगे, पर आते आते लाल टपकने लगा शायद कहीं से अटके छटके 1-2 मिल जाए, पर अब ये संभव नहीं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने कांग्रेस की एक विधायिका को अपने खेमे में लिया और काम निकल जाने पर उन्हें मंच से हटा दिया और अपना पल्ला झाड़ने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी का रियल फेस जनता के सामने आ चुका है। यही कारण था कि रामनिवास रावत जी को इन्होंने वन मंत्री तक बनाया, नवाजा, तरह तरह उपक्रमों से नवाजा और जनता ने उन्हें हाथियों पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज भी जो 20 विधायकों ने कांग्रेस से करनी काटी थी, आरिफ मसूद कहाँ उड़ गए? आरिफ मसूद क्यों फ्लाइट में बैठकर दिल्ली चले गए? कोई भी विधायक कुणाल चौधरी कहाँ जा रहे हैं? नहीं है, कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद कहाँ जा रहे हैं साथ साथ, बड़ा गंभीर मंथन करते हुए? रितेश जी, आवाज मिल पा रही है? मंथन सिर्फ एक रूपता पे है कि हम किस तरह से पार्टी को विजय दिलवाएं। हमारी कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद को क्या दिल्ली बुलाया गया है? क्या कोई जिम्मेदारी दी जा रही है उन्हें सबको साधने के लिए? जो भी वरिष्ठ नेता है उन सबको एक अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। वो सभी पूरी घटनाक्रम का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। वो सभी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता के साथ निभा रहे हैं और पूरे प्रदेश के विधायकों को नोटिस जारी किया है। वो सब भोपाल पहुंच रहे हैं। इक्का दुक्का जिनकी आपने बात उठाई वो भी शाम तक भोपाल पहुंच जाए। चलिए अजय जी। देखिए दीपेश जी, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो चिंता है वो वाजिब है। उनको अपने एक घर को एक रखना बड़े उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हमारे जो सरप्लस वोट है, सरप्लस वोट के वजह से हमारा ये प्रत्याशी को भी किस प्रकार से जिताएंगे। लेकिन कांग्रेस को आज ये सोचने की आवश्यकता है कि पूरे देश में यदि कहीं पे भी राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ कांग्रेस के विधायक क्यों क्रॉस वोटिंग करते हैं। अभी हमने हिमाचल का उदाहरण देखा था, किस प्रकार से अभिषेक मनु चुनाव हार गए थे। महाराष्ट्र में इनका महागठबंधन। मैं रोक रहा हूँ। नॉमिनेशन के बाद मीनाक्षी नटराजन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पटवारी जी, हमारे बहुत सम्मानित नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता भाई उमंग सिंगार जी और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कांग्रेस के विधायकगण, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी और हमारे एक इंडिया कांग्रेस कमेटी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीनाक्षी नटराजन इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और ये अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या वे कहती हैं, विधायकों से क्या अपील करती हैं, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव है, बड़ा दिलचस्प मोड़ पर अब ये चुनाव पहुंच चुका है। यही कारण है कि ब्रजेश जी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ये खबरें निकलकर सामने आने लगी है कि भाई दिल्ली से कोई ऑब्जर्वर भेजा जा सकता है। क्या बीजेपी भी इस तरह का कोई कदम उठा सकती है? बिल्कुल, चुनाव चूंकि अब फंस गया है तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने किसी वरिष्ठ नेताओं के यहाँ भेजेंगे। बीजेपी से विनोद तावड़े का नाम चला है, जो महासचिव हैं, उनको यहाँ भेजने की तैयारी है। जो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला हैं,
वो यहाँ आने की तैयारी में हैं। तो कुल मिला के इस चुनाव में विधायकों को एकजुट रखने के लिए, विधायकों की नई रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि आज 8 तारीख है, आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है, 18 तारीख को वोट होना है। तो ये 10 दिन बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन 10 दिनों में क्या कुछ होगा, इस सब पे नज़र रखने के लिए, बारीकी से नज़र रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने ऑब्जर्वर भेजने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी से विनोद तावड़े का नाम आ रहा है, यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला का नाम आ रहा है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में राजनीति जोरों से गरमाएगी और देखना है बीजेपी कांग्रेस कैसे कैसे अपने अपने विधायकों को एकजुट रख पाती है। इस दोनों पार्टी के नेताओं को बड़ा टास्क मिला है अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का। बीजेपी के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं, कांग्रेस का एक प्रत्याशी जीतने की हालत में है, मगर जीतेगा तभी जब वो बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार हारेगा। तो कुल मिला के आने वाले 10 दिन बहुत रोमांचक होंगे। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। मुझे तो यही लग रहा है ब्रजेश जी कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे। अब कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन की बात हो तो चीजें हो भी जाए मैनेज। अब 10 दिन तक विधायकों को एक लकीर पर रखना, एक बात पर टिका कर रखना, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। अजय धवले जी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इस बार चर्चा सबसे ज्यादा बीजेपी की हो रही है। अजय धवले जी देखिए, जिस तरह का कॉन्फिडेंस आपके नेता दिखा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि सब कुछ बातचीत हो चुकी है, डन। और 2020 का उस तरह की पिक्चर तो नहीं है, लेकिन उस तरह का टीजर जरूर है जो हम देख रहे हैं हलचल मध्य प्रदेश की सियासत में। मैं बस अब ये समझना चाह रहा हूं कि जो विधायक अगर पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के आपके कैंडिडेट को चुनाव में वोट करते हैं तो फिर आप उनके लिए क्या रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कुछ ऊंच नीच हो जाए उन विधायकों के साथ, तो आप अपने यहाँ शामिल करेंगे क्या उनको? नहीं विवेक जी, देखिए वो तो कांग्रेस के विधायकों को यदि अंतरात्मा की आवाज का विचार करके वो इसके पूर्व भी वोट कर चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनुशासनित मार्ग से और किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हमको जो जो करने की आवश्यकता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कैलकुलेटेड, मैंने शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि हमारे पास 48 सरप्लस वोट है, 48 सरप्लस वोट के साथ साथ हम ये सीट जिता सकते हैं। ठीक है, मूल विषय कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वो अपना कुनबा बचा पाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा विषय, जिस प्रकार का अंतर्द्वंद एक सीट के लिए चल रहा था, जैसे दिग्विजय सिंह ने घोषणा कर दी थी कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर प्रदीप अहिरवार जो एससी सेल के अध्यक्ष है उन्होंने दावेदारी कर दी, सज्जन सिंह वर्मा ने दावेदारी कर दी, जितू पटवारी जी के अपना विषय चल रहा था, उमंग सिंगार जी खुद किसी आदिवासी के लिए सीट चाह रहे थे। तो ये जो कांग्रेस एक फ्रेगमेंटेड हाउस है, उस हाउस को बचाना कांग्रेस के नेतृत्व का काम है। लेकिन व्यक्तियों के ऊपर केंद्रित कांग्रेस इस प्रकार की चुनाव कांग्रेस कौन सा हाउस है? कोई पहला अवसर नहीं है, कांग्रेस चुनाव नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। ठीक है अजय जी, अब हमारे साथ जुड़ गई है शिम्पी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शिम्पी जी के चेहरे पर मुस्कान है और बड़ी अच्छी बात है कि इस राजनीति तनाव के बीच में मुस्कान है चेहरे पर। शिम्पी जी, इस मुस्कान के पीछे की वजह होती है विश्वास। तो आपको विश्वास है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। देखिए मीनाक्षी नटराजन जी डंके की चोट पर राज्यसभा जीतकर जा रही हैं और कांग्रेस के लिए जो लेडी लक है वो हमेशा से बहुत मजबूत रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सारे लेडी लक कैसे मजबूत रहा है? एग्जांपल दीजिए शिम्पी जी, लेडी लक कैसे मजबूत रहा है? उत्तर प्रदेश में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चल नहीं पाया था, लेडी लक वहां तो फेल हो गया था। नहीं विवेक जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भ्रामक प्रचार रहते हैं कि चल नहीं पाया था,